अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान खान पेशियां भी भुगतते हैं और धमकियां भी देते हैं, तनकीद करते हैं या इदारों की तजलील करते हैं। प्रोग्राम के एक हिस्से में हामिद खान हमें ज्वाइन करेंगे, उनके बराबर में होंगे अबसार आलम साहब। ज़बरदस्त डिबेट होगी, इसको मिस ना कीजिएगा। सिंध आपको ले चलेंगे, जहाँ पर सिंध के चीफ मिनिस्टर हमसे बात कर रहे होंगे, मुराद अली शाह साहब हमें बता रहे होंगे कि सिंध में तूफ़ान क्या है, उनकी अपनी कोताहियाँ क्या हैं, या उनको लगता है कि तूफ़ान इतना था कि कोताहियों की बात करना ही नामुनासिब है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास वज़ीर आला सिंध मौजूद हैं, मुराद अली शाह साहब, जो इस तमाम सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ भी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, आज नहीं मुसलसल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके सूबे में क्या हो रहा है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तलत साहब। शाह साहब, ये मत फरमाइएगा कि आपके सूबे की जितनी भी आबादी है उसका कितना फ़ीसद, इंसानों के हवाले से बात करूँ, रकबे के हवाले से नहीं, इस सैलाब से मुतासर हुआ है? आपके अदाद शुमार क्या है? तलत साहब, एग्जैक्ट नंबर देना या एक प्रॉपर एस्टिमेट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बॉल पार्क नंबर दे सकता हूँ। जितने लोग मुतासर हुए हैं वो तो बड़ा आसान है, पूरा सूबा मुतासर हुआ है, बिकॉज हमारी सिंध के पूरे सूबे में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सेवरल टाइम्स अबव एवरेज बारिश ना हुई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची शायद आपको इस वक्त कम नज़र आ रहा होगा, अफेक्ट हुआ, लेकिन कराची में 1100 मिलीमीटर्स बारिश पड़ी है, और ये पिछले 2 दिन की मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, वो मेरे पास अभी नंबर नहीं है। और नॉर्मली कराची के अंदर 120-125 मिलीमीटर बारिश साल की पड़ती है, तो डेफिनेटली इवन कराची के लोग अफेक्ट हुए हैं। लेकिन अगर आप वो फ्लडिंग से बात करें तो हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए हैं फ्लडिंग में आउट ऑफ 30, और इन 24 डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जो कि 90% से ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। इनकी टोटल पॉपुलेशन अगर आप लगाएंगे तो जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो 3 करोड़ से कम नहीं है, और मेरा ख्याल है जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं टेम्पररली, वो 1.5 करोड़ से कम नहीं होंगे। 3 करोड़ जो फ्लड से मुतासरीन हैं, जो बदतरीन मुतासरीन की मुमकिना फिगर्स हैं, आपने कहा बॉल पार्क, वो 1.5 करोड़ के करीब हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, मेरा यही अंदाज़ा है जी बिल्कुल, तो इस 3 करोड़ का कितना हिस्सा है जिसको आप अभी तक एक्सेस कर पाएँ? क्योंकि इस वक्त जो बुनियादी ज़रूरत है टेंटेज की है, जो आपने जिक्र किया, तरपालों की आपने बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी, फूड है, और उसके बाद हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि अभी तक जो भी आपने काम किया, तो कितने फ़ीसद है आबादी का जिसको आप ये चीज़ें पहुँचा पाएँ किसी भी सूरत में? मैं आई विल बी वेरी कैंडिड, आई नो क्रिटिसिज्म भी बहुत होगा इस पे, और क्रिटिसिज्म जायज़ भी किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि है। हम हार्डली 15 से 20% लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे सके हैं, और इसकी वजह ये मैं नहीं कह रहा कि बाकी 80% को हम पहुँचे नहीं हैं, पहुँचे शायद हर एक के पास होंगे, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी जो कहने की बात है वो 15 से 20% को होगी। बाकी जगह पे मैं सिर्फ टेंट्स की अगर बात कर लूँ, हमारा एक अंदाज़ा है कि जो लोग जिनके सर पे छत नहीं है वो तकरीबन 1.5 मिलियन फैमिलीज़ होंगी, और 1.5 मिलियन फैमिलीज़ के अगर सर पे छत नहीं है तो दैट मीन्स 1.5 मिलियन टेंट चाहिए या शेल्टर्स चाहिए। और इस वक्त तक हम 4 लाख 4.5 लाख के करीब सब मिलके, जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, इवन जो बाहर से एड आ रही है, अगर आप जो पाइपलाइन मीनिंग जो कि निकल गई है हमारे स्टोर से लेकिन पहुंची नहीं, उनको भी ऐड कर लें तो 5 लाख के करीब हम शेल्टर्स प्रोवाइड कर सके हैं, जबकि 15 लाख शेल्टर्स प्रोवाइड करने, तो ये तो 33% से ज़्यादा हम शेल्टर नहीं प्रोवाइड कर सके हैं। इसकी क्या वजह मुराद अली शाह साहब? ये पहली मरतबा तो नहीं है। 2010 अच्छा, का फ्लड जो था वो पाथ ब्रेकिंग था इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो फ्लड हम समझते हैं कि पानी का क्वांटम बहुत है, मैंने आपके फिगर्स देखे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नंबर होगा किसी भी हुकूमत के लिए, और बिलखसूस ऐसी हुकूमत जो तकरीबन
14-15 साल से हुकूमत कर रही है एक सूबे में, इशू क्या है? फंड्स नहीं है आपके पास, प्लानिंग नहीं है, व्हाट इज द इशू? नहीं, मैं इशू बता देता हूँ। अब सिर्फ टेंट्स के ऊपर आ जाते हैं ना, बिकॉज वी डिस्कसिंग दैट। हम नॉर्मली 50,000 से ज़्यादा टेंट्स नहीं रखते इन अ ईयर। जब भी होता है हमारा पीडीएमए के पास एक स्टॉक होता है। लास्ट ईयर तो ये भी नहीं था, देयर वाज अदर रीजंस फॉर दैट, बट उस पर मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस फ्रॉम द मेन टॉपिक। इस साल हमें 10 मई को बताया गया कि अबव एवरेज, अबव नॉर्मल बारिशें होंगी। हमारे पास एवरेज बारिश, अगर मैं राउंड नंबर कर लेता हूँ, 100 मिलीमीटर पड़ती है सूबे के अंदर ऑन एन एवरेज ना, पूरे सूबे में अगर आप कर लें तो अबव एवरेज का मतलब था 30, 40, 50% तक शायद ऊपर बारिश हो। जब हमने मानसून सीजन स्टार्ट किया हमारे पास 86,000 टेंट्स थे। 86,000 टेंट्स के होते हुए हमने 15 अगस्त तक 26,000 से ज़्यादा टेंट्स नहीं इस्तेमाल किए थे। तकरीबन 60,000 बैलेंस थे हमारे पास अप टू 15th of August when most of the monsoon had passed। अच्छा, आपने 2010 की बात की। 2010 का जो फ्लड था वो इंडस रिवरन फ्लड था, जो कि राइट बैंक से इंडस ब्रीच हुआ कश्मीर के मकाम पे। हमारी राइट बैंक की यानी वेस्ट ऑफ द प्रोविंस जो है, वेस्ट ऑफ द इंडस, हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्ट हुए शदीद तौर पे। फिर 2011 में भी एक फ्लड आया था जिसमें हमारे लेफ़्ट बैंक के 5-6 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए, राइट बैंक बिल्कुल ठीक था। 2020 में भी एक फ्लड आया था जिसमें अगेन लेफ़्ट बैंक के 4-5 या 6 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए। इस दफ़े मैंने आपको बताया 24 डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुए। ये क्वांटम या ये हमें ना प्रेडिक्ट किया हुआ था, और मैं फ्रैंकली कहूँगा हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए, इतना शदीद बारिश होगी। मैं एक और एग्जांपल भी देता हूँ। हमारे पास 8 गुना ज़्यादा बारिश हुई है ऑन एन एवरेज, 8 टाइम्स। दरियाए सिंध का जो रिवर है, गुड्डू के मकाम पे हमारे पास एवरेज पानी जो हर साल आता है वो 4 लाख क्यूसेक है। मैक्सिमम अभी तक आया है 1.1 मिलियन 1976 में, और 2010 में भी तकरीबन इतना ही, थोड़ा सा कम था उससे, जो 76 का जो पीक था उससे। और ये कितना हुआ, अबाउट 2.5 टाइम्स ऑफ द एवरेज। अल्लाह ना करे अगर 10 टाइम्स और 8 टाइम्स एवरेज आता है पानी, यानी 3.2 मिलियन क्यूसेक्स पानी अगर दरियाए सिंध में आता है, तो मैं पहले भी कहता हूँ इट बी डूम्सडे। इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी तरीके से ये आसमानी बारिश थी, इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, इसके लिए डेफिनेटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हम वो रिलीफ इक्विपमेंट ला सकें। लेकिन जैसे ही वो सिक्स्थ स्पेल आया था, अभी 7वां स्पेल चल रहा है हमारा, 6 स्पेल आया था 16 अगस्त के बाद। 18 अगस्त को हमने पूरे पाकिस्तान में जो भी टेंट मैन्युफैक्चरर्स थे सबसे कांटेक्ट किया, एक से, एंड वी ऑर्डर्ड 355,000 टेंट्स ऑन दैट वेरी डे। बट डिलीवरी उसकी इतनी स्लो है, हमें 5-6 हज़ार, अब जाके बढ़ के कोई 10,000 टेंट रोज़ाना के मिल रहे हैं। सो कैपेसिटी नहीं है पूरे मुल्क में इससे ज़्यादा टेंट बनाने की। हमने जो भी दवाइयों की भी कैपेसिटी नहीं थी। मैं इसको बिल्ड करना चाहता हूँ इस मामले को। देखें, दवाइयों की भी कैपेसिटी नहीं थी। मैं एक स्टैगरिंग फिगर देख रहा था, एक दिन के अंदर 82 से 92 हज़ार मलेरिया के केसेस हैं। कुछ नंबर्स आपने भी शेयर किए, लेकिन मैं एक दिन का फिगर मैं एक जगह पर पढ़ रहा था। अगर ये उसका 70% भी दुरुस्त है तो आपके पास मलेरियल एपिडेमिक है। तो मच्छरों के लिए मॉस्पिल भी नहीं है, पैनाडोल भी नहीं है, टेंटिज भी नहीं है, फूड का कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं अगेन हमारे पास जो भी पैसे की मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा कि हमने कमी नहीं होने दी, इसलिए कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं हमने फ्लड रिलीफ की तरफ डाइवर्ट कर दिए हैं। सो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी। फॉर एग्जांपल पैनाडोल मार्केट में नहीं है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सारी उन्होंने दी हुई हैं। मलेरिया की जो मेडिसिन है, ख़ासतौर मलेरिया जो हमें ज़रूर ज़्यादा है इस वक्त नेट्स की, मॉस्किटो नेट्स की। मॉस्किटो नेट्स जो रिक्वायरमेंट है 4.5 मिलियन की, इस वक्त तक हम 1.5 मिलियन के करीब प्रोक्योर करके और हम बांट चुके हैं।
और अभी स्टॉक्स में 2-3 लाख हैं जो कि अभी चल रहे हैं। अगेन हमने फेडरल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी सबसे कहा है कि कहीं से भी मिल सके। मैं आपको टेंट्स पे दोबारा आता हूँ। आई स्पोक विथ ऑल आर नेबरिंग एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री ऑब्वियसली। मैंने ईरान से बात की, सऊदी अरेबिया से बात की, यूएई से बात की, चाइना से बात की खुद, और फेडरल गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है, बट इस क्वांटिटी में रिलीफ मौजूद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जो आर्म फोर्सेस है उन्होंने भी अपने सारे स्टॉक्स निकाल दिए, लेकिन वो भी इतने काफ़ी नहीं है। जो क्वांटम आया है डिज़ास्टर का, अगेन आप उस पर कह सकते हैं कोताही या कुछ भी, लेकिन इस किस्म का डिज़ास्टर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैं आपसे कह पाऊँ कि ठीक है, बारिशों के बारे में तो ज़ाहिर है जो अदाद शुमार हैं वो सामने हैं, आप उसको कंटेस्ट नहीं कर सकते। 2010 में सैलाब आया तो तैयार नहीं थे, बारिश ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हुई तो तैयार नहीं थे। तो बुनियादी मसला तैयारी का भी है और बुनियादी मसला ये भी है कि गवर्नेंस नहीं है। देखें, ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं करता, इरिगेशन सिस्टम काम नहीं करता। हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि किस जगह पर हमने कट लगाने हैं। तो ऐसी मिनिस्ट्रीज़ जो आपके बड़े करीब हैं, आप खुद इंजीनियरिंग से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सुपरवाइज करते हैं इरिगेशन के डिपार्टमेंट को, तो ड्रेनेज का भी कोई प्लान नहीं है, इरिगेशन का भी कोई प्लान नहीं है। फिर तो 16 साल हुकूमत में रह के क्या किया? मैं तलत साहब अगेन कहना, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर एक आदमी एक्सपर्ट बन जाता है जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, और एक्सपर्ट मैं हर एक की राय का एहतराम करता हूँ। मैं आपसे फिर पूछता हूँ कि 8 गुना ज़्यादा पानी आ जाना, ड्रेनेज नहीं है कि आप बात कर रहे हैं, देयर इज़ नो अदर वे। फ्लडिंग दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होती हैं और इसी तरीके की फ्लडिंग होती है। उन्होंने भी अपने ड्रेनेज सिस्टम्स बनाए हुए। हमारा ड्रेनेज सिस्टम एक हद तक पानी ले सकता है, उससे ज़्यादा जब होगा तो फ्लडिंग होगी, और ये हुई है। और आप कहीं प्रिपेयर्ड नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, 2010 का जो फ्लड आया था ना, 2010 के फ्लड में हमारी नई नई हुकूमत आई थी, हमारा इंडस का ब्रीच पड़ा था कश्मीर के मकाम पे। 2010 के बाद 2022 तक 3-4 बार सुपर फ्लड्स आ चुके हैं हमारे सूबे में, एक जगह से भी हमारा इंडस में ब्रीच नहीं हुआ, तो ये फ़र्क आया है। 2011 में फ्लड आया था लेफ़्ट बैंक पे, उस साल हम अगेन हमारी हुकूमत को 2-3 साल हुए थे, उस वक्त हम लोगों तक पहुंच नहीं सक रहे थे लेफ़्ट बैंक में, बिकॉज सड़कें हमारी ऐसी तबाह हाल थी कि किसी जगह पहुंच नहीं सकते। अभी एटलीस्ट मैं आपसे ये कह सकता हूं कि लेफ़्ट बैंक में हम हर जगह लोगों तक पहुंच सकते हैं, एवरी प्लेस ऑफ द प्रोविंस। तो ये फ़र्क पड़ा है। ड्रेनेज के लिए लेफ़्ट बैंक पे हमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यही है कि, अच्छा मैं एक और भी बता दूं आपको बात, राइट बैंक पे अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूरा वाटर का सिस्टम क्या है। सिंध को, दरियाए सिंध जो है 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड हमेशा प्रॉब्लम हमें आता है जो एक तो बारिश पूरे सूबे में पड़ी है, लेकिन हिल टॉरेंट्स का आता है हमें प्रॉब्लम, और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार आया है। लेकिन 2010 के बाद जो हमारा फ्लड प्रोटेक्शन बंद है जो कि हिल टॉरेंट से बचाता है, उसको हमने 6 फुट ऊंचा किया था। इस साल इतनी शदीद बारिश हुई कि दैट स्ट्रेंथन जो बंद था हमारा, वो 5 जगह से ब्रीच हुआ। इतनी ज़्यादा क्वांटम था बारिश का, और बीच में नहीं हुआ था इतने साल ब्रीच। बहुत बारिशें आई थी बीच में, जो है 2012 में भी हमारी बारिश आई थी राइट साइड पे, आपके सॉरी फ्लड टॉरेंट्स जो हिल टॉरेंट्स है उससे बारिश आई थी। बट दिस द क्वांटम ऑफ दिस दीज रेन्स वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन। और उसके अंदर अगेन आपको बिल्कुल हक है कहने का कि जी तैयारी जो आप कह रहे नहीं थी, लेकिन मैं इसी तरीके से आपको सिर्फ बता सकूंगा कि इस किस्म की तैयारी इतनी बारिश की नहीं हो सकती। हमने 2010 के बाद जो इम्प्रूवमेंट्स की हैं वो अगर नहीं हुई होती तो हम इस वक्त से भी बहुत पीछे होते। स्केल का तो ज़रा जिस तरह मैंने कहा कि इट इज़ इनकंटेस्टेबल, लेकिन जब पानी
खड़ा हो जाता है, फिर उसको निकालना भी होता है या उसको खुद भी निकलना भी होता है। लोअर राइपेरियन होने के हवाले से ज़ाहिर है आपकी तरफ पानी आना है, लेकिन पानी ने फिर निकल कर समुंदर की तरफ भी जाना है। सो इन वे एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम तो मौजूद है। मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो फैसले हो रहे हैं कि कट कहाँ पे लगना है, और मेरे पास बदीन और मीरपुर ख़ास में जो नुमाइंदगान हैं पब्लिक के, उनकी डिबेट मेरे सामने रखी हुई है। अब आप कैसे फैसला करेंगे कि कट कहाँ पे, पानी को कहाँ से निकालना है? आपका मेरिट क्या है इस फैसले का, किस बुनियाद पर करेंगे? अच्छा तलत साहब, अगेन मैं फैसला नहीं करूँगा। फैसला अल्टीमेटली तो मैंने करना है, लेकिन वो फैसला डिपेंड करेगा जो मुझे इरिगेशन डिपार्टमेंट के टेक्निकल लोग बताएंगे। 2010 से लेके आज तक मंशूर को हमने 6 फीट रेस किया था। इस दफ़े मंशूर के पानी इतना हमने स्टोर किया था इन दी एंड कि जो पहाड़ी गांव थे हमारे, जिनमें आज तक सैलाब नहीं आया, मंशूर जब रेज हो गई तो वो भी डूब गए थे, सिर्फ इसलिए कि हम चाह रहे थे कि पक्के को जितना बचा सकें। बट द क्वांटम ऑफ वाटर वाज सो मच। मंशूर के अंदर जब वो 123 का लेवल आता है तो हम अबाउट 1.2 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करते हैं। इस वक्त मंशूर में वो 1.2 मिलियन एकड़ फीट, तो अब जो मंशूर का एरिया उसमें पानी स्टोर्ड है। मंशूर में जो कट लगाना पड़ा था हमें, अगेन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फाइनलाइज किया और वो कट लगा, जिससे वो पूरा 7 तहसील के 6-7 यूनियन काउंसिल्स टोटली अंडर वाटर आ गई। उसके अंदर अनदर 0.8 MAF पानी है और पीछे तकरीबन 5 MAF पानी और है जो आना है, इधर से गुजरना है। देयर इज़ नो अदर रूट। अब ये कहते हैं ना कि इतने पानी का, आप सोचिए तरबेला डैम के पानी को आप कैसे निकालते हैं? ये एक तरबेला नहीं, ये 3 तरबेला डैम का पानी है सिर्फ राइट बैंक पे। आप कैसे निकालते हैं तरबेला तो डैम? आप ये फरमा रहे हैं कि जिस तरफ बहाव होगा उसी तरफ निकालना होगा, यही बुनियादी बात हुई ना? यस। और ये कट्स जो भी है ना, आपको जो टेलीविजन पे, सॉरी मीडिया पे, मेरी अपनी एक राय होगी, आपकी तलत शायद अपनी राय होगी, आपकी नज़र मेरी नज़र हो सकता है सिर्फ मेरे गांव, मेरे घर के आगे तक हो, लेकिन ओवरऑल फिर वो पूरे सूबे की सिचुएशन देख के इस वक्त मैं गारंटी से आपसे कह सकता हूँ कि यस, छोटी मोटी कई लोगों ने कोशिश की होगी जो कि रोक दी गई और फिर ब्रीच बंद किए हैं। हर मेजर कट जो लगा है या मेजर जगह पे पानी रिटेन किया है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया है। इस वक्त जो लेफ्ट बैंक पे आपने बदीन और मीरपुर खास की बात की, उस पर भी बड़ी गहरी नज़र है। मैं तकरीबन रोज़ाना उस पर मीटिंग करता हूँ और व्यू लेता हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट, आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स, ये साथ मिलके आज से 3 दिन पहले सॉर्ट ऑफ कंसेंसस बन रहा था कि एक जगह पे कट डालना चाहिए, बिकॉज बारिशें हुई हैं और LBOD स्पाइनल अगर स्पिल ओवर कर गई और ब्रीच उसमें पड़ा तो वो ज़्यादा इलाका डुबाएगी। और जहाँ हम ब्रीच ये प्रपोज कर रहे थे हम डालें, उस जगह पे अगर ब्रीच डाला गया तो कम आबादी, अगेन अंडर वाटर आबादी नहीं आएगी लेकिन कम आबादी आएगी। इधर से फैसला नहीं हुआ, लोग ऑन साइट गए, कल भी ऑन साइट थे, आज भी ऑन साइट। अब कब फैसला करेंगे फिर? देखिए ना, अब ये सिचुएशन जो स्टेलमेटेड है ना, तो अब फैसला कब करेंगे? इट्स नॉट अ स्टेलमेट। देखिए, इट इज़ अगेन, मैं थोड़ा सा इसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर सक रहा हूँ आपको। इट इज़ नॉट अ क्रिकेट गेम कि मैंने फलाने से ओवर करा लेना है या बैटिंग ऑर्डर चेंज करके फलाने को बेच देना है। इट इज़ नॉट दैट। नहीं, अभी आपने खुद ही फरमाया ना कंसेंसस हो गया था, फिर वो तब्दील हो गया, फिर हमने नहीं कंसेंसस नहीं हुआ। मैंने कहा तकरीबन, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमारे टेबल पे सॉर्ट ऑफ कंसेंसस हुआ कि नहीं, साइट पे जाएंगे और उधर फैसला करेंगे और आपको इन्फॉर्म करेंगे। कल वो साइट पे गए, दे टोल्ड मी कि नहीं, LBOD स्पाइनल के पानी में रिडक्शन आई है, जो बारिश आई थी, एडिशनल बारिश हुई है, उसने वो डेंजरस लेवल्स नहीं रीच किए, इसलिए हम इसको डेफर कर रहे हैं और हम एक और अल्टरनेट को देख रहे हैं। सो मैं ये नहीं कह रहा कंसेंसस हो गया और किसी ने रोक दिया। अगेन मे बी मैंने कंसेंसस जो आपको बताया था कि एक टेबल पे जब हम बैठे थे तो जनरल ओपिनियन ये आ रहा था, एंड देन दे वर टू गो टू द साइट एंड मेक अ डिसीजन। आई वाज़न्ट गोइंग टू डू दैट, द एक्सपर्ट्स वर गोइंग टू टेल मी एंड देन दैट डिसीजन, वो डिसीजन होना था। तो ये अगर अच्छा फिर हो ये रहा है कि मैंने कोई बयान दे दिया कि जी देखिए मैं डूब रहा हूँ और तलत हुसैन साहब जो है वो ब्रीच कट नहीं लगाने दे रहे, और वो हो जाता है, लगता है कि जी तलत हुसैन साहब जो हैं वो रोके बैठे। ऐसा नहीं होता है। मेरा ओपिनियन एक हो सकता है, आपका ओपिनियन कोई हो सकता है।
डिसीजन मेकिंग इज एट द टेक्निकल लेवल एंड नॉट एट अ लेकिन लोग इन्वॉल्व हैं जी, लोगों ने जो है वो हथियार बंद हैं, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, बाज़ जगहों पर ये भी रिपोर्ट्स हैं कि हकीकतन भी हैं। मुकामी सियासतदानों में, नामों में नहीं जाता अभी फ़िलहाल, अपने लोगों को मुनज़्ज़म किया हुआ है। तो ये सिर्फ इनफरादी फ़ैसला या टेक्निकल फ़ैसला तो नहीं होगा, वी हैव टू एडमिट कि अब सियासी फ़ैसला भी होगा ये। नहीं, देन द एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स थिंग्स इन देयर हैंड्स। अगर ऐसा कोई होता है, ऐसे इश्यूज हुए हैं। मैं बताता हूँ, रोडी कनाल का इशू हुआ था जहाँ लोग हथियारों के साथ आ जाते हैं, हथियारों के साथ आए थे, सेंड द पुलिस, वी ऑल्सो टुक हेल्प फ्रॉम रेंजर्स देयर, और उनको डिस्पर्स किया और उनको कहा भाई ये काम करना है। आपके जो हालत ये होती है कि लोग इतने, जो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं ना, अगर आप एक एस्केवेटर ले जाते हैं कहीं कि आपने मजबूत करना है बंद को, लोकल लोग समझते हैं आप काटने वाले हथियार लेके आ जाते हैं। दीज थिंग्स हैपन इन सच सिचुएशंस, बट उसका ये मतलब नहीं है कि कोई रोक रहा है। यस, देयर प्रॉब्लम्स, 1 घंटा 2 घंटे हो सकता है, एक दिन के कहीं स्टेलमेट हो, लेकिन डिसीजन जब हो जाएगा तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करने में दिन नहीं लगते, कुछ घंटे लग सकते हैं टू क्रिएट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट कि वो हो जाए, लेकिन दिन नहीं लगते। फैसला जब होगा उसमें कुछ घंटों में इम्प्लीमेंट। मैं आपको दरिया सिंध पे जब ब्रीच डाल रहे थे ना, मैं सुबह गया था उधर, उसी दिन मैंने सारी वो देखी, दोनों साइड के लेवल्स मैंने खुद चेक किए। मैंने इरिगेशन वालों से कहा कि भाई क्या आप लोगों का फैसला है, मिनिस्टर साहब थे, उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने कहा जी शाम को 6 बजे, लोगों को ट्रैवल भी करना था बंद से, 6 बजे हम ब्रीच इसको कट डालेंगे। 6 की जगह पे वो 9, साढ़े 9 हो गया था, इसलिए कि लोकल लोगों ने वही कोई कि जी हम इधर से नहीं डालने देंगे, हम डूब जाएंगे। लेकिन जब फैसला हुआ था तो 2 या 3 घंटे वो डिले हुआ और वो इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन खबर वो 3 घंटे की आएगी कि ये लोग हथियारों के साथ खड़े, कट नहीं डालने दे रहे। दिस इज द डिफरेंस। आपका बिल्कुल आखिर में, आपका इन दीस सिचुएशंस ये होता है, मैं आपको ब्लेम नहीं करता। नहीं, लेकिन आपका जो बिल्कुल आखिर में आपको जो एतमाद है महकमा पर, वो हैरान कुन हद तक मुस्बत है। दे आर नॉट अलोन। मैंने फिर अच्छे आपको बताया कि आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स भी इनके साथ हैं, हमारे कुछ रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स। मैं खुद इरिगेशन डिपार्टमेंट मैंने हेड किया है 2010 से लेके, और एट वेरियस टाइम्स मैं मिनिस्टर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। इरिगेशन की अपनी डिग्री भी है, खैर उसको तो मैं नहीं काउंट करूँगा, इसलिए आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, लेकिन उनसे भी कंसल्ट करते, तो ये सारे मिलके करते हैं। बट देन आई वोंट लिसन टू फिर लेमन और उनकी कहने पे जो वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे अपना राय देते थे कि जी फलाने ने रोका, उसको तो मैं नहीं सुनूंगा ना तलत साहब। एंड अगेन मैं कहता हूँ गलतियाँ कहीं हो सकती हैं, और मैंने अपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था गलतियाँ कहीं हो सकती हैं और हो सकते हुई भी हों, बट कोई दानिस्ता गलती मैं ये आपको बिल्कुल एतमाद से कह सकता हूँ कि नीली हमने एक बहुत प्रेशर था कि जी फलानी जगह पे कट डाल दो, और हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है पानी इधर से यूँ निकल जाएगा और ऐसे निकल जाएगा। अगेन आई डिड नॉट टेक द डिसीजन, इरिगेशन डिपार्टमेंट इन सब लोगों को बिठाया जो उनकी अगेन अच्छा मैं पता इंजीनियर है, इंजीनियर भी अगर आप 10 इंजीनियर्स को एक टेबल पे बिठा देंगे ना तो 10 के 10 एक बात नहीं कहेंगे, कोई ना कोई डिफर ज़रूर करेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के अल्टीमेटली एक फ़ैसला करते हैं, एंड हम नेक नियति से वो फैसला करते हैं। और मैं ये तो मैं नहीं कह सकता कि जी उसकी वजह से मैं ये नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि उसकी वजह से हमने ज़रूर फ़ायदा हमें हुआ होगा। बहुत शुक्रिया। आप CM सिंध नाज़रीन हमसे बात कर रहे थे, मुराद अली शाह साहब, आपने वक्त निकाला। हम गाहे बगाहे आपको जहमत देते रहेंगे ताकि हमें सूरत हाल से आगाही हो। यहाँ पर जो तबाही है उसका स्केल जो है वो इसको कहते हैं माइंड बॉगलिंग है, और आने वाले दिनों में तो ये हालात मज़ीद भी ख़राब होंगे क्योंकि वबाएँ फैलेंगी और जो फसलें खड़ी मुतासर हुई हैं उसके बाद के हालात मज़ीद मखदूश हो सकते हैं। प्रोग्राम हमारा जारी है। नाज़रीन, हमारे पास हामिद खान साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान की कानूनी दुनिया का एक बड़ा नाम है, और इस वक्त इमरान खान साहब ने अपना तमाम तरह एतमाद उन पर रख दिया है, वो रिप्रेजेंट करें इमरान खान साहब को एक अहम केस में। उससे मुतल्लिक़ हम बात नहीं करेंगे सब जुडिशल, लेकिन अमूमी तौर पर बात करेंगे हामिद साहब से कि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं उनकी जमात की तरफ से,
कब तक इन बयानात का दिफा होता रहेगा? हमारे पास अब्सार आलम साहब भी मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पेमरा। उनको पता है कि बतौर सहाफ़ी जिन्होंने काम किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है। पेमरा के अंदर काम करके उनको पता चला कि जो प्रोसीजर है, रूल है, रेगुलेशन का, वो कैसे लागू होता है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, एक बयान की जद में है इमरान खान साहब, वो केस अपनी जगह पर, लेकिन पार्टी की तरफ से और बयानात भी आते रहते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन चीफ की अपॉइंटमेंट के बारे में, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बारे में कि ये दहशतगर्द हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप कब तक, आप जैसे जो लोग हैं, कब तक इन चीज़ों का दिफा होता रहेगा कानूनी तौर पर? देखिए, दिफा तो जो बात जस्टिफाइड होगी उसी का हो सकता है ना। जो बात जस्टिफाइड नहीं उसका तो दिफा होना मुमकिन नहीं होता। तो आप अपने तजर्बे के पेश नज़र क्या कोई लाइन दी जा सकती है कि भाई आप ये बयानात इनसे गुरेज करें? आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल डायनामिक एट वर्क है, लेकिन क्या कुछ ऐसी तदबीर हो सकती है अमूमी तौर पर कि ऐसे बयानात ना हों जिससे मज़ीद मसाइल पैदा हों? जी, मैं समझता हूँ कि अदलिया के ख़िलाफ़ बयानात नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक तो अदलिया एक अदारा है जो सियासत में नहीं है, और सारी सियासी जमातें जो है अदलिया की तरफ देखती हैं इन हालात में रिलीफ के लिए। इसलिए मुनासिब नहीं है कि अदलिया को तनकीद का गैर ज़रूरी तौर पर निशाना बनाया जाए और सियासी जमातें जो हैं अदलिया पर इल्ज़ामात लगाएं। तो एक तो मेरा हमेशा से मशवरा यही रहा है कि अदलिया पर किसी किस्म के बयानात से गुरेज किया जाए। तो अदलिया तो एक हो गया। ज़रा अब्सार से पूछ लूँ तो अब्सार, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है काफ़ी वाज़ेह है। आइन जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक देता है उसको भी क्वालिफाई किया हुआ है, उसकी तशरीह में हम जा सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मौजूदा जो बयानात हैं उनमें से चंद, एक हर कोई नहीं, बाज़ औक़ात वो हदें फलांगता हुआ नज़र आता है मुसलसल? ये बात दुरुस्त है आपकी कि बाज़ औक़ात बयान जो है वो हदें फलांगता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है मैं गैर मशहूर या अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को हम हर वक्त करते रहते हैं, ठीक, जो कि होना भी चाहिए। मीडिया का काम ही है कि वो हुकूमत वक्त पे चेक रखे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इल्ज़ामात की तकलीफ़ सिर्फ अदलिया पे क्यों होती है, या सिर्फ किसी जर्नैल पे इल्ज़ाम लगे तो उसकी तकलीफ़ क्यों होती है? क्या इस मुल्क में रहने वाले आम इंसान की, आपकी, मेरी, या किसी ब्यूरोक्रेट की, या किसी और बिजनेसमैन की, उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगता है, झूठा इल्ज़ाम लगता है, और जब इस मुल्क की अदलिया जिसने एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पे चढ़ा चुकी हो, 3 वज़ीर-ए-आज़म को निकाल चुकी हो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए, और फिर जितने भी यहाँ मार्शल लॉ लगे हैं, आइन सबोटाज हुआ है, उन सबको उन्होंने इंडोर्स किया है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के ज़रिए। तो ये जब किसी का ट्रैक रिकॉर्ड हो, किसी का हो, इंडिविजुअल का हो या किसी महकमे का हो, तो उसमें अल्टीमेटली नेचुरली उस पर क्रिटिसिज्म होगा, उसके ऊपर माइक्रोस्कोप आएगा। अगर मैंने सुना था, सीखा था कि यू कमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कि मेरी इज्जत करो वरना चपेट छुटाऊंगा। अगले यहाँ हर कोई चपेटे मार सकता है। ठीक, बात मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे, और जो मैं हामिद खान साहब बैठे हैं इनसे सीखा है। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कोई फ़िलासफ़र बना हुआ है, हामिद खान साहब से सीखा है, इन जैसे और लोगों से सीखा है। जिस तरह इन्होंने अदलिया तहरीक में जो रोल प्ले किया और जिस तरह इन्होंने एक असूल पे और आइडियोलॉजी पे चले, वो बातें मैंने तो इंटरनलाइज की हुई हैं और पाकिस्तानियों ने भी की हुई हैं। अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए, सब पे लागू, इज्जत सबकी बराबर है। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि आप सारे सियासी फैसले करें और फिर एक प्लान बनाएं सियासी, उसको अमल उस पर करना शुरू कर दें, उससे मुल्क का जो मर्जी हाल हो जाए, लेकिन आप पे कोई पूछे ना मुड़ के कि यार आप ज़रा अपना ऑडिट तो करवाएं कि आपका ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस है क्या जो आपने इतने सालों से ये कर रहे हैं। तो ये ज्यादती या तो आप कहें, मैं कहूँ जी मैंने पैमरा में नहीं जाना, ठीक, तो मैं ठीक है जी मेरी जान छोड़े, मेरे से ना उस पर, मैंने पैमरा का पीछे बैठ के तारे भी लानी है। जब तलत मुझसे सवाल पूछे पैमरा के बारे में, नहीं, ये मेरी इज्जत पे हमला कर रहे हैं आप, ये नहीं होगा। ठीक, ये अब ये आप छोड़ दें। दो नुकात सामने आए, क्योंकि आप भी, यू आर वेयरिंग टू हैट्स। जाहिर है आप कानूनी तौर पर भी आपकी एक जय्यद पोजीशन है
और आप सियासत के अंदर भी हैं क्योंकि आप जमात का एक हिस्सा हैं। तो पहली बात तो ये कि क्या सब के लिए ये कदगन नहीं होनी चाहिए, हर शख्स के लिए, या बाज़ अशख़ास या बाज़ इदारे जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा मोतबर हैं? एक नंबर दूसरा कि जब रिकॉर्ड सामने हो जो बहुत मुतनाज़ा हो तो फिर इज़्ज़त को आप किस किस जगह पर जस्टिफाई करेंगे या उसके खिलाफ कितने बंद बांधेंगे? गो अहेड। मैं थोड़ा सा अपनी बात को क्वालिफाई कर दूं, जैसे उन्होंने फरमाया है इसको सामने रखते हुए। मैं अदलिया पर तनकीद के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। आम आदमी को भी यह हक़ हासिल है कि अदलिया के फ़ैसले जब वो मौसर हो जाए या वो हतमी हो जाए उसके ऊपर तनकीद करें, क्योंकि ये डिबेट बहुत ज़रूरी है। कोई भी यहाँ सेक्रेट काव नहीं है और उस पर तनकीद होनी चाहिए। मसला सिर्फ यहाँ मैं बात कर रहा था कि बाज़ औक़ात पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बनाया जाता है और उस मकसद के लिए अदलिया को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने ख़ुद ज़िक्र किया कि एक साबका वज़ीर आज़म को उन्हें फांसी पे लटकाया गया था अदलिया के ज़रिए। इसी तरह से कुछ वज़राए आज़म को डिस्क्वालीफाई किया गया बज़रिया अदलिया के। ये अफसोसनाक बात है, हमारी तारीख़ का एक अफसोसनाक हिस्सा है कि अदलिया को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए, और हम इस पर बहुत अरसे से तनकीद करते चले आ रहे हैं, को आज से नहीं। और ख़ास तौर पर जब मिलिट्री रिजीम्स होती हैं तब अदलिया पर दबाव बहुत बढ़ जाता है, और हमारी अदलिया का रिकॉर्ड ख़ास तौर पर मिलिट्री रिजीम्स के दौरान अच्छा नहीं है। और उन्होंने जिस कदर अदलिया ने उन हालात में कमज़ोरी दिखाई है उससे आज भी मुल्क सफ़र कर रहा है। मैंने सिर्फ एक लिमिटेड से जो है ना हवाले से ये बात की थी कि चूँकि आपने बात की थी कि इस वक्त पीटीआई की तरफ से अदलिया पर कुछ लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं सख्त किस्म की, तो मैं उस हवाले से कह रहा था कि जब कभी भी तनकीद होती है तो तनकीद में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई ऐसा बयान है उसको किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिससे कि कोई और नताइज निकल आएंगे, जैसे जिनका मैंने इससे पहले आपने जिक्र किया है। तो मैंने उस एक महदूद जो है पस मंज़र में वो बात की थी। तनकीद या तज़लील, हमें मेरे ख्याल में इसमें फ़र्क रवा रखना चाहिए, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी सहाफ़त की है और तनकीदी सहाफ़त की है। कभी कभी उसके अंदर मिसाला तेज़ हो जाता है, लेकिन तज़लील से पीछे रहते हुए आजकल जो सियासी मुबाहिसा है जिसके अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए सहाफ़ियों ने भी अपने आप को झोंका हुआ है, आपको लगता है कि ये तनकीद और तज़लील की जो हदें हैं, जो प्रोफेशनल जजमेंट होती है, वो आपको गड़बड़ होती नज़र आती है? बहुत ज़्यादा, कोई रही नहीं है इसमें, कोई लाइन ही नहीं रही। और ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखें, तज़लील नहीं होनी चाहिए। जब नाम लेके एक मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म जजेस को कहेगा कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा, तो ये मुनासिब नहीं है बात। और फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये लोग घर से निकल के दिखाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में शायद कहा या जजेस के बारे में कहा, जिसके भी बारे में कहा, ये मुनासिब है? एक वफाकी वज़ीर एक शख्स रह चुका है, चाहे वो वहाँ पहुँचना डिज़र्व करता था या नहीं करता था, ये एक अलग सवाल है। बात है कि आप रह चुके हैं उस पोजीशन पे, तो कुछ आप कौम को क्या, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या समझा रहे हैं कि आप ये इस तरह की धमकियाँ मेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि इस सीन के नाव अदलिया जो है वो आपके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने जा रही है। तो ये तज़लील वाली जो बात है ना, इसमें एक चीज़ हमें बहुत अहम है। आपने मीडिया का भी जिक्र किया, एक क्या चीज़ सिखाई, बुनियादी क्या हमें सबक था, साख। तलत आपने अपनी साख बनानी है, अबसार तुमने अपनी साख बनानी है, क्रेडिबिलिटी बनानी है, तब आपकी खबर पे। मैं अपने एडिटर के पास खबर लेके जाता हूँ, फलाने बंदे ने रिज़ाइन कर दिया, तो वो मेरी साख देख के वो साख के ऊपर वो लगाता है। ठीक है, तो हमारी अदलिया की इतनी साख है? क्या अदलिया ने अपनी साख बनाई? क्या अदलिया को एहसास है कि इनकी ज़ीरो साख है इस वक्त इस मुल्क में? और ना सिर्फ मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारे जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, दुनिया की अदालतों में उनका क्या हशर किया गया, कितने बिलियन डॉलर्स हमें उस पर जुर्माने हुए। उनकी बात कर जी। और अभी जो हामिद साहब ने कहा कि अदलिया को इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है, ये एक फ़िक्रा जो है ना, मेरा दिल करता है मैं इसको लिखवा के फ्रेम करवा के अपने घर में लगवाऊँ और रोज़ाना इसको देखा करूँ। इतनी बड़ी ये इंडाइटमेंट है और बहुत अच्छी बात एक फ़िक्रे में हामिद खान साहब ने समोई है। ये अदलिया को सोचना चाहिए कि वो क्या अदलिया
ये पाकिस्तान में अदलिया के बाद आप सिर्फ अल्लाह के पास जा सकते हैं और कोई बीच में आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आपको कोई मदद, रिलीफ कुछ मिल जाए। उस अदलिया को अगर इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल कर रही है 75 साल से, तो अदलिया को सोचना चाहिए कि क्या इज्जत कमाई आपने, क्या साख कमाई आपने, कि आज इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील मैं आम आदमी हूँ, तो वो तो हिस्सा है अदलिया का, वो ये बात कर रहे हैं। तो सोचें क्यों है, जब साख होगी, जब इज्जत होगी मीडिया की भी और अदलिया की भी, तो लोग उनकी बातों पे, उनके फैसलों पे एतबार करेंगे। और वो एतबार जो है ना, वही आपकी अखलाकी ताकत होता है जिसके जरिए जो बंदूक वाले पे भी इम्प्लीमेंट करता है। लेकिन जब आप अपना जुब्बा पहन के और विग पहन के मुअज़्ज़ज़ लगने की कोशिश करते हुए एक इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम पे पूरा आइन लपेट के साइड पे रख देंगे और अपनी ज़ाती नापसंद पे फैसले करेंगे, तो फिर कौम तो ऐसे सफ़र करेगी, और वो कर रही है। ओके, बिल्कुल। आखिर में हामिद साहब, तो फ्यूचर रेफरेंस क्या होना चाहिए? मसलन बाज़ अल्फाज हैं जो बहुत दोहराए जाते हैं आजकल, चोर, डाकू, गद्दार, घटिया, कमीने। क्या कोई ऐसी फहरिस्त मुरतब हो सकती है कि किसी के बारे में भी ऐसे अल्फाज ना अदा किए जाएं, भले माजी कैसा ही क्यों ना हो? जी, मैं समझता हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नामुनासिब होते हैं, जो पब्लिक डिबेट में या पब्लिक फोरा पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की इज़्ज़त रखनी चाहिए, चाहे हमारी सियासी मुखालफतें हों या और किसी अंदाज़ की मुखालफतें हों, चाहे हम एक दूसरे पर सख्त तनकीद करना चाहते हों, फिर भी अल्फाज का चुनाव बेहतर होना चाहिए। ये बदकिस्मती है कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर में जिस किस्म की अल्फाज का चुनाव होने लग गया है वो नामुनासिब है। मैं समझता हूँ कि इससे लोगों में गलत तासुर पैदा हो रहा है, हमारे नौजवान नस्ल में भी एक गलत रविश की तरफ ले जाए जाने का ख़तरा है। लिहाजा अल्फाज का चुनाव जो है ये बहुत अहम है। अल्फाज का चुनाव भी और आमाल का चुनाव भी, दोनों बहुत अहम है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आई हैव टू लीव इट देयर, अनफॉर्चुनेटली टाइम इज़ शॉर्ट। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।